ये सीधी तस्वीरें एक पोस्ट पर आप देख रहे हैं। जबरदस्त भीड़ हांसी में, हांसी का ये जग्गा चौक। तस्वीरों में स्वामी धर्मदेव को आप देख सकते हैं। विनोद बैना बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको तस्वीरों में देख सकते हैं। जबरदस्त स्वागत हो रहा है। भीड़ एक बार दिखा दें जरा पीछे, भीड़ जबरदस्त है। जब घुमा के दिखाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी विनोद बैना के चुनाव प्रचार में स्वामी धर्मदेव को आप देख सकते हैं। तस्वीरें सीधी, नरेश यादव साथ में हैं और भीड़ की तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं कि भीड़ पर नजर मारिए। भीड़ जो है इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। माला पहनाई जा रही है, स्वामी धर्मदेव को माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं विनोद बैना। जबरदस्त नारे लग रहे हैं। स्वामी धर्मदेव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, विनोद बैना जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसके बाद प्रोग्राम बहुत है, प्लीज। दरअसल ये पंजाबी बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पर जब आप नजर डालेंगे चेहरों पे तो आपको पंजाबी चेहरे नजर आएंगे। महिलाओं की संख्या भी काफी है यहाँ पर और पीछे बहुत भारी भीड़ आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक आपको भीड़ नजर आएगी। चुनावी सभा है, मगर आज हमारे बीच में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी धर्मदेव जी महाराज आपके बीच में है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। माताएं बहनें बहुत देर से दर्शन करने आप थोड़ा व्यवस्था बनाएं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि परम पूज्य स्वामी जी विशेष तौर पे मुझे और आप सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ हमने उनको बुलाया है। उनसे प्रार्थना की थी कि हमारा चुनाव चल रहा है, आप हमें जरूर आशीर्वाद देने के लिए हंसी आए। मेरा परम सौभाग्य है कि मेरी एक प्रार्थना पे, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक टेलीफोन पे प्रार्थना की और परम पूज्य स्वामी जी ने मुझे आशीर्वाद देने का मुझे विश्वास दिलाया। कहा ध्याना जी हमें आपसे बहुत प्यार है, हम जरूर आएंगे। आज वो हमारे बीच में है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया व्यवस्था बनाए रखते हुए हमने परम पूज्य स्वामी जी के विचार सुनने हैं और अपनी व्यवस्था बनाए रखनी है। ये बात भी सही है कि हम समय से 2 घंटे लेट हैं, आपको इंतजार करना पड़ा। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं और
इससे पहले कि मैं स्वामी धर्मदेव जी को आपसे रूबरू करूं, उससे प्रार्थना करूं बोलने के लिए कुछ तो फॉर्मेलिटी वाले वगैरह ये तो हो गई, माला तो हो गई। साथियों, मैं प्रार्थना कर रहा हूं सारी व्यवस्था को बनाए। सारी बातें हो चुकी। एक बात कि किसी मुझसे कोई भूल हुई हो, किसी कार्यकर्ता से गलती हुई हो, कोई ऐसी बात हुई हो, भारतीय जनता पार्टी का पुराना सिपाही हूं, आज महाराज जी के चरणों में शीश नवा के प्रार्थना कर रहा हूं। विनोद ध्यानानंद जी से कोई गलती हो, उस गलती को माफ करते हुए छोटी गलती के चक्कर में बड़ी गलती मत कर लेना, ये संदेश जगह जगह पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा 100% वोटिंग करवाएं। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं नरेश यादव जी वो मंच भी चलाएंगे और व्यवस्था करेंगे कि पहले ध्यान साहब बोलेंगे कि पहले महाराज जी। मैं बस मिनट छोटा आशीर्वाद होगा दूर से। थोड़ी व्यवस्था तो बनाओ ना, मैंने बार बार कहा था कि मंच की व्यवस्था बनाना। पीछे नौजवानों भाई महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं कहूँ सरपंच बार बार मेरे को कह रहे व्यवस्था करो व्यवस्था करो। सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के सबके श्री चरणों में निवेदन है, कृपया थोड़ी सी जगह दे दो महाराज जी को। महाराज जी के चार भाई थोड़ा हो जाए साइड में आप भाई, ये मंच पर जितने खड़े हैं ना, अगर आप सभी मेरे सबके साथी प्लीज ये मंच छोड़ दें, कृपया मंच छोड़ दें। ये मंच तो मेरा पॉलिटिकल मंच नहीं है, परंतु ये स्वामी जी बैठे हैं, थोड़ा मर्यादा भी रखें। प्लीज आप थोड़ा सा पीछे हो जाए। मैं इस कार्यक्रम को 4 कार्यक्रम हो रहा है और आप थोड़ा सा व्यवधान मंच पे हो रहा है। कृपया प्लीज ज्यादा लंबी कविता न बोलते हुए 2 लाइनें राजू सरदार जी, केवल 2 लाइनें, जो एक फिक्रा या एक स्टेप राजू सरदार जी आए। शोभित धर्मदेव महाराज जी साधुवाद। अभी कैबिनेट मंत्री बन चुके ने विनोद ध्याना जी साधुवाद, इन्हों का आशीर्वाद। हासी का जग्गा चौक, मुल्तान कॉलोनी का जग्गा चौक एक गवाही दे रहा है, कमल का फूल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे 5 तारीख आ रही है पास, जैसे जैसे 5 तारीख आ रही है पास, कमल की खुशबू का होने लगा एहसास। कमल की खुशबू का होने लगा एहसास। चारों तरफ से आ रही है आवाज, चारों तरफ से आ रही है आवाज। बीजेपी पार्टी ध्याना, नरेश यादव, मित्रों देख लेना 8 तारीख को कमल ही खिलेगा। मित्रों देख लेना 8 तारीख को कमल ही खिलेगा। ये बीजेपी पार्टी हिमालय है, दुर्ग है, इतना मजबूत संगठन है, सोखा नहीं हिलेगा, सोखा नहीं हिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजू सरदार जी।
ये पूरे शहर में हर नुक्कड़ सभा में पूरी रौनक लगाते हैं, जोश पैदा करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं नरेश यादव जी से, वो मैं राणा साहब, मैं प्रार्थना, नरेश जी को जनता सुनना तो बहुत चाहती है, लेकिन 5 मिनट के बाद मैं साथ ले जाऊंगा जी। लाल सड़क पे फोन आ रहे हैं। आइए नरेश यादव जी। तो टोपा किसी सतगुरु को हमने मिल जाए लेने दादी हो है। भाटिया साहब ने पहले ढूंढ लिया, महाराज जी से मेरी मुलाकात हुई, मैं भैया का शब्द बोलना की तो हम भी सुन लेंगे, लेकिन इन्हें तो बेरा है ना नरेश बनर्जी फालतू हो रही, पहले काट लो। चलो मेरे साथी नारे लगाओ बराबर, मैं नहीं थक रहा, तब क्यों थक रहे हो। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही पूजनीय वंदनीय हमारे बीच में स्वामी धर्मदेव जी और हांसी विधानसभा से लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे बड़े भाई विनोद भ्याणा जी, नेहा दहन जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, और अब की बार इस चुनाव में जिसने धमाल मचा रखा है और इस चुनाव को हम 25-30 हजार से जीतेंगे, वो मेरी माता शक्ति है। सबसे ज्यादा जोरदार ताली हो जाए। गांव में जहां भी जाते हैं मेरे से एक बात पूछ रहे हैं, बोला नरेश भाई, हाँ जी, बोले कई महिलाओं ने कहते रखा है। बोला क्या हो गया? बोला जिसने पूछा महिला जो भी विधायक होगा बीजेपी ने वोट देंगे। मैं बोला मैं बताता हूं। बोला बताओ। मैं इन महिलाओं का एक बड़े आशीर्वाद सारिया का ले रहे, हम छोड़ को ना क्या किसी का। भाई तेरी नहीं सुनूंगा, मेरे 25 मिनट मिल रही है। अब मेरा टाइम है गुंजू, मेरी मम्मी ने कौन देता रहता ना कर। साथियों, सबसे बड़ी बात तो एक बात सुन लो, आज मैंने सच्ची सच्ची बता दी, बड़ी वाली आवाज में जिस तरह योग किया था वो आवाज मार के कांग्रेस की हवा काट दी, कोड़ी काटी, भूपेंद्र हुड्डा जी की मरोड़ काट दी, कोड़ी काटी, और दीपेंद्र हुड्डा झूठ कितनी बोला लग रही, हवा बता दी, कोड़ी बता दी। अब कैसे बोलना है सुन लो। मैं बहुत अच्छी इज्जत करता हूं वैसे भाई साहब की, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी झूठ साहब भी ताने लगी, मैं बोले मैं रह नहीं सकता, मेरे पेट में है ना, झूठ को बोल दिया पचा को नहीं। आज आदमपुर में दीपेंद्र हुड्डा जी कह के गए हैं कि हमारे यहाँ के प्रत्याशी को जिता दो, इनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। हास्य में राज में बढ़ाओ, बोला राहुल मक्कड़ को जिता दो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और कल कलायत में गए, बोला इसको जिता दो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। परसों झज्जर में गए, बोला इनको जिता दो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और भाई 4 दिन पहले अग्रवाल में जा रहे थे, 14 सीट है, 14 की 14 सीटों ने मंत्री उड़ा बनाया है। 14 सीट 4 दिन में यहां मंत्री बना दी। कितने हो गए? और मंत्री कितने बनने हैं? इन्हें तो मेरा बनाने हैं, कोई बोली जाओ झूठ। क्यों? मंत्री कब बनेंगे? मंत्री जब बनेंगे जब विधायक बनेंगे। और आज दीपेंद्र हुड्डा जी ने मान ली कि हमारे विधायक बनेंगे, इसलिए कई जाओ मंत्री बनेंगे। साथियों, ये सारा बड़ी बड़ी जिम्मेवारी बांटे है, तो जनता की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? इन सब ने बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी तो जनता की सीवर पानी लाइन कौन बिछाओगा? जिन जिन को देके आप भाई साथियों, आपने किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना। आज तो एक ही चीज सच्चाई है, जिस दिन से विधायक जी के साथ आया हूं, कोई एक भाई खड़ा होकर बता दे कभी गलत बयानबाजी या झूठी बयानबाजी या झूठा वादा किया हो। एक वादा करके आए थे साथ कि टीम नरेश जुड़ चुकी है और विनोद भ्याणा विधायक बनेंगे। और दूसरी बात कही, नायब सैनी ने वादा दिया कि विनोद भ्याणा जी हरियाणा सरकार के नंबर 1 कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और आपको नजर आ रहा है, आज जग्गा चौक की सभा में यह साबित कर दिया है कि 25,000 से ऊपर की जीत विनोद भ्याणा जी की तय है।
और खामोश तो वो लोग होंगे, खामोश तो उन लोगों को होना पड़ा जिन्होंने बड़ी बड़ी छाती पीट के कहा था कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बंडाहेड़ी पहुंच चुका है और 50,000 की लीड शुरू हो गई है, 1 लाख वोट लेंगे, 100 लाख वोट लेंगे। मैंने लाके इनके पिप्पे छोटे पड़ के आए कोनी उनमें। तो वोट तो जनता ने देने हैं यार, आपकी क्वालिटी को मिलने हैं। साथियों, 5 साल के अंदर जो प्रत्याशी आपके सामने है, एक भाई भी जगह चौका खड़ा होकर बता दे 4.5 साल दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम 16 महकमे आशी की पिछली बार तस्वीर और तकदीर पूरी बदल जाती। दोनों प्रत्याशी फर्स्ट और सेकंड दोनों सरकार में आगे थे, इससे बड़ी आशी का भविष्य क्या हो सकता था। साथियों, विधायक जी ने 5,000 अगर काम किए तो 10% काम 16 महकमे वाले का और डिप्टी सीएम के नीचे रहने वाले का भी फर्ज बनता था, जो आज आपका कांग्रेस का प्रत्याशी है। एक काम किसी जगह चौक के किसी वासी का कराया हो, दुष्यंत चौटाला 5 बार हंसी आए डिप्टी सीएम के रूप में, 5 बार हंसी आए। और कल उस भाई का मैंने बयान सुना, वो कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी जब बोल रहे थे विधायक जी की पोल खोल दी, भाई फाइल ही नहीं थी। भाई आप कहां बैठे थे? मैंने बयान दिया था उसी टाइम, सारे हंसी वासियों को याद होगा। राहुल मक्कड़ दुष्यंत चौटाला के बराबर में बैठे थे। विनोद भेड़ा जी विधानसभा के अंदर जिले की मांग कर रहे थे और वो बच्चा बुद्धि वाली अकल दिखाते हुए डिप्टी सीएम के साथ हंस रहे थे जब उन्होंने ये कहा कि आशी की फाइल नहीं है। क्या मजाक बनाया आशी का? आशी का जिला बनने को मजाक बनाते हो। ईद सारे के बीच में कहूं हूं, विनोद भेड़ा जी ने 25,000 का चुनाव जिता दो, कैबिनेट मंत्री बन क्या होगा? मुझे मैं ताड़ी पूरी बात को बताइए। आज 100% जिला बनेगा, कोई बता दियो ना बढ़ता हो। इसलिए मेरी हाथ जोड़ की विनती है, स्वामी जी को सुनो आप। मैं तो यार कॉमेडियन आदमी हूं, जिसे फिर आ जाऊंगा। आज हम स्वामी जी को सुनांगे और हमारे पास बहुत सभा है। मैं तो आधे पिंडा छोड़ूंगा, आगे बढ़ लूंगा, मैं तैयार है मेरे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी से कह एक आशीर्वाद चाहता हूं। 25,000 तो हमने लमोटा बांध रखे स्वामी जी, ये बात बड़ी वाला जोटा और मात्र का आशीर्वाद का टॉप वाला जितना आपका नाम है। और अब की बार मैं आपको बता देता हूं, ना जानते हो तो स्वामी जी भी गुड़गांव से प्रत्याशी होने वाले थे, लेकिन स्वामी जी ने इच्छा नहीं जताई, बोले मैं विनोद भेड़ा को मंत्री बनाऊंगा, बाद में देखूंगा। और हमारा चासा चढ़ रहा था, मैं भाई स्वामी जी आऊंगे तो भाई हमने दोनों जगह खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी ने कल एक बात पक्की सोच रखी है, बोला जितना आशीर्वाद इकट्ठा करे होना सारा विनोद भेड़ा जी दे के जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। कृपया मेरे साथ चले, लाल सड़क से फोन आ रहे हैं। अरे जाऊं हो जाऊं मैं साथ चलूंगा, अगर मेरे साथ चलना भाई मीडिया है, वो भाषण रिकॉर्ड कर लूंगा। अच्छा जी, राम राम। मैं प्रार्थना करता हूं आप सबके दुख सुख के साथी, सच्चे सेवक, हर गली मोहल्ले की मजबूरी, दिक्कत, समस्या, प्यार जताने वाले ऐसे हमारे प्रत्याशी विनोद भेड़ा जी, जिनको आप 5 तारीख को वोट देकर सफल बनाए। ये 5 साल आपके दुख दर्द समझेंगे, आपकी गली गली सेवा करेंगे, ऐसे हमारे प्रत्याशी विनोद भेड़ा जी। मंच पर विराजमान परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, जो विशेष तौर पर मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए आए, स्वामी धर्मदेव जी महाराज, सम्मानित मंच, नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा लेने पड़ेंगे, फिर भी कोई ना कोई रह जाएगा। इसलिए सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों और बहुत ही प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं
कि आने वाली 5 तारीख को अपने हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और आपने भी एक विधायक बना करके हांसी से चंडीगढ़ भेजना है। 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, 2 ही प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी 2005 से लेकर के 2014 तक इस देश और प्रदेश में सत्ता में रही। 2005 से 2014 तक जिस किस्म की कार्रवाई कांग्रेस पार्टी ने की वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर हम केंद्र सरकार का जिक्र करें, रोजाना घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला होता था। रोजाना अखबार में घोटाले ही पढ़ने को मिलते थे। अगर मैं प्रदेश सरकार की बात करता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और केवल रोहतक की बात करते थे। स्टेट का जितना बजट था आधे से ज्यादा रोहतक में लगता था, आधा पूरे हरियाणा में लगता था। नौकरियां भी जितनी नौकरियां होती थी आधी नौकरियां रोहतक में और आधी बाकी हरियाणा में। बुजुर्गों और साथियों, ये भेदभाव, ये जातिवाद, ये इलाकावाद कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में किया। 2014 में देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हरियाणा प्रदेश की बागडोर श्रीमान मनोहर लाल जी के हाथ में आई। श्रीमान मनोहर लाल जी, जिनके बारे में मैं नहीं पूरा देश बोलता है कि एक ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी ईमानदारी का कोई सानी नहीं है। विपक्ष के लोग भी ये कहते थे कि मुख्यमंत्री ईमानदार है, विपक्ष के लोग भी कहते थे। उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। ना कोई जातिवाद, ना कोई भेदभाव, ना कोई इलाकावाद, ना कोई भाई भतीजावाद। पूरे हरियाणा में समान विकास करवाया जाएगा। पूरे हरियाणा के साथ समान व्यवहार होगा। खर्ची और पर्ची को बंद करके बिना खर्ची और बिना पर्ची नौकरी दी जाएगी और गरीब आदमी के उत्थान के काम भारतीय जनता पार्टी ने जो किए हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। आज 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन ले रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज हमारी बहनों को 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और अब तो नायब सिंह सैनी ने कह दिया कि सरकार बनते ही 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर दूंगा। और हमारी माताएं बहनें बैठी हैं यहां पे, इनके लिए एक और घोषणा की है नायब सिंह सैनी ने। उसने कहा है, जो हमारी बेटी मां बहन जिसकी उम्र 18 साल हो जाएगी उसके खाते में हर महीने 2100 रुपए डलवाने का काम नायब सिंह सैनी करेगा। और हमारी बेटियों के लिए जो घर से कॉलेज पढ़ने जाएगी, हर बेटी को एक एक स्कूटी सरकार देगी। आज बेटियों की शिक्षा फ्री है। आज गरीब आदमी बस में यातायात फ्री करता है। मतलब मेरा कहने का ऐसी नायाब घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की है। और जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं, 2005 से 2014 तक इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की कितनी बुरी हालत थी। रोजाना अखबार में पढ़ते थे, फला जगह मर्डर हो गया, फला जगह गोली चल गई, फला जगह डकैती हो गई। और मैं तो हांसी की बात करूं, हांसी के लोग तो स्वयं भुगत भोगी हैं। आपने और हमने भुगता है हांसी को।
किस तरह से हाँसी में क्राइम होता था। रात को हमारे दुकानदार भाई दुकान बढ़ा के आते थे, सुबह जब दुकान खोलते थे तो शटर के नीचे से एक पर्ची लिखी मिलती थी जिसपे लिखा होता था 10 लाख रुपए भिजवा देना, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये हाँसी ने भुगता है। हाँसी में कई दुकानदार गोली के शहीद हुए केवल और केवल फिरौती ना देने की वजह से। हाँसी के लोग इतने भयभीत हो गए थे कि शाम को 7 बजे दुकानें बंद हो जाती थी। सुबह जब बाजार दुकान में जाते थे तो भी भय से आंतक से महसूस करते थे कि भगवान करे शाम को ठीक ठाक घर आ जाए। रात के 8 बजे 9 बजे अगर हमारे बच्चे कहते थे कि हम थोड़ा काम है बाजार जाके आते हैं, माँ बाप कहते थे जमाना खराब है बेटे, सुबह कर लेना काम, अब नहीं जाना। हमारी प्रॉपर्टी की कीमत घट रही थी, हमारा व्यापार घट रहा था। हमारे कई व्यापारी पलायन करके चले गए, हाँसी छोड़ के चले गए, क्योंकि हाँसी में डर का माहौल था, हाँसी में भय का माहौल था। बुजुर्ग और साथियों, हमारे दुकानदार भाइयों के पास 2 नौजवान लड़के आते थे और पैंट शर्ट खरीद करके जब दुकानदार पैसे मांगता था तो उसको दुकानदार को जवाब मिलता था, दे देंगे पैसे, सलाट साहब पीछे लेनी है, मेरा किसकी सरकार है। ऐसे ऐसे शब्द हमारे दुकानदार भाइयों के खिलाफ यूज होते थे। बड़ा खून खोलता था कि हम एक शरीफ संस्कृति के व्यक्ति हैं, हम लड़ाई नहीं कर सकते, हम गोली नहीं चला सकते, हम लाठी नहीं मार सकते। मगर बुजुर्गों और साथियों, आपने ठीक किया, समय आने पर उन बदमाशों को, उन गुंडों को, उस गुंडा सरकार को वोट की चोट मार करके आपने हमेशा हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर दिया। बुजुर्गों और साथियों, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज मुझे खुशी होती है कि मेरा हाँसी खुशहाल हो रहा है, हमारा हाँसी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आज मेरा व्यापारी भाई खुश है, आज मेरा दुकानदार भाई बड़ी बढ़िया ढंग से दुकानदारी कर रहा है। सवेरे अपने आराम से दुकान खोलता है, शाम को निश्चिंत होके, चाहे वो 9 बजे दुकान बढ़ाए, चाहे वो 10 बजे दुकान बढ़ाए, उसे किसी किस्म की चिंता नहीं होती। अपनी मर्जी से दुकान खोलता है, अपनी मर्जी से दुकान बढ़ा के आता है। बुजुर्गों और साथियों, आज हमारी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है, आज हाँसी में व्यापार बढ़ रहा है, आज हाँसी में विकास हो रहा है, आज हाँसी सुंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। बुजुर्गों और साथियों, आज फिर एक बार चुनाव की बेला आई है और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आपके बीच में भेजा है चुनाव लड़ने के लिए। मैं 25 साल से आपके बीच में आपकी सेवा कर रहा हूं, आपका खूब आजमाया हुआ हूं, आपके बीच रहता हूं, हमेशा आपकी दुख तकलीफ को अपनी दुख तकलीफ समझता हूं। आपके और मेरे में राजनीतिक संबंध नहीं समझता, आज जो आपके और मेरे में अपने पारिवारिक संबंध समझता हूं। उसी पारिवारिक संबंध की वजह से हमेशा आपके बीच में रहता हूं, आपकी समस्याओं का समाधान करना अपनी ड्यूटी समझता हूं। और दूसरी तरफ जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहनों और भाइयों, 2019 में चुनाव हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, वो जेजेपी के कैंडिडेट थे। मैं चुनाव जीत गया, वो चुनाव हार गए। कुदरती क्या ऐसा सिस्टम आया कि दोनों पार्टियों की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। मैं विधायक बना, मेरा मुख्यमंत्री था तो उसका उप मुख्यमंत्री था, जिसके पास 15 डिपार्टमेंट थे। मैं तो गिनवा सकता हूं, और गिनवाने की बात नहीं होती, विकास अपने मुंह से बोलता है। आज मैं गारंटी से कहता हूं कि विपक्ष के लोग भी ये मानते हैं कि हाँसी में विकास हुआ है, हाँसी बदला बदला नजर आ रहा है। आज ये बच्चा मानता है, और हजारों हजारों करोड़ रुपए के काम हमने हाँसी हल्का में करवाए हैं। बुजुर्गों और साथियों, वो भी मेरे बराबर के कैंडिडेट थे। उसकी भी सरकार थी, मेरी भी सरकार थी। मैंने अपने दायित्वों का पूरा निर्वाह किया, मैंने अपनी ड्यूटी को पूरा निभाया। मैंने हजारों हजारों करोड़ रुपए के काम करवाए। जहां 4-4 दिन तक पानी खड़ा रहता था, आज मैं गारंटी से कहता हूं कि पूरे शहर में 5 घंटे के बाद जितनी मर्जी बरसात हो जाए,
5 घंटे के बाद कहीं भी एक बूंद पानी नहीं होता, ये मेरा दावा है। बुजुर्गों और साथियों, वो भी बराबर में कैंडिडेट था, सरकार उसकी भी थी। फर्क केवल इतना था, मेरा मुख्यमंत्री था, उसका उप मुख्यमंत्री था। उप मुख्यमंत्री कोई कमजोर नहीं था, 16 महकमों का मालिक था। क्या कभी उसने उप मुख्यमंत्री को बुला करके कोई शहर की समस्या रखी? क्या कोई कभी 50-100 आदमी इकट्ठे करके उसकी समस्या सुनी? क्योंकि आप भी तो सत्ता में थे, आप भी लोगों की समस्याएं सुन सकते थे, आप भी लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते थे, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से जो मर्जी करवा सकते थे, मगर नहीं। पूरे 4.5 साल सत्ता में रहे, सत्ता में रहते हुए कभी किसी पब्लिक से लिंक नहीं किया, कभी किसी से कोई दुख तकलीफ नहीं पूछी, कभी किसी की समस्या का समाधान नहीं किया, कभी हल्के के लिए कोई मांग नहीं रखी, कभी हल्के के लिए की समस्याओं को डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बताया नहीं। और आज वो कहते हैं मुझे विधायक बना दो। साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विधायक की जिम्मेवारी बहुत जबरदस्त जिम्मेवारी होती है। मुल्तान कॉलोनी के लोग बैठे हैं, रात को 12:30 बजे मेरे पास आ गए बिजली के लिए कि जी हमारे बिजली नहीं है। 12:30 बजे उठ करके मैं यहां आया, ये मुल्तान कॉलोनी के लोग बैठे हैं। 12:30 बजे उठ के आया, यही 12:30 बजे एक्सीएम को बुलाया, एसडीओ को बुलाया, लगे चाहे 2 घंटे, जब तक बिजली नहीं आई मैं यहीं बैठा रहा। आप गवाह हैं। साथियों, राजनीति करता हूं, ईमानदारी से कहता हूं, राजनीति राज करने के लिए नहीं करता, राजनीति सेवा करने के लिए करता हूं। कभी भी मेरे मन में यह नहीं आया कि तू विधायक बन गया, मंत्री बन गया, अब ऐश कर, ठाठ कर। सिर्फ एक मकसद है कि मेरे हंसी हल्के के लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, किसी किस्म की कोई समस्या इनको ना आए। मेरी हमेशा और हमेशा यही इच्छा रहती है और हमेशा आपकी सेवा में रहा हूं। मैं हर मंच पे ये बोल रहा हूं, हर गांव में जा रहा हूं, एक बात जरूर कहता हूं मैं कि रात के 12 बजे भी अगर कोई किसी ने मेरा दरवाजा नॉक किया है, रात के 12 बजे भी अगर किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया है, मैं रात के 12 बजे भी उठ करके मैंने उसकी बात सुनी है और उसकी समस्या का समाधान किया है। और अगर एक आदमी भी पूरे हल्के में ये कह दे कि भ्याना साहब हम आपके पास रात के 12 बजे गए थे, आपने दरवाजा नहीं खोला, आपने हमारी बात नहीं सुनी, मैं अभी की अभी वोट नहीं मांगूंगा, इलेक्शन छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। अगर एक आदमी भी ये कहता हूं। साथियों, तुलना आपने करनी है, कौन सी पार्टी बढ़िया है और कौन सा कैंडिडेट बढ़िया है, ये सब आपने तुलना करके 5 तारीख को अपने मत का प्रयोग करना है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कानून व्यवस्था का राज दे सकती है, जो गरीब का उत्थान कर सकती है, जो हमारे जवान को बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी दे सकती है, जिसका संकल्प है हमने इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है, जिसका संकल्प है हमने इस देश को विश्व गुरु बनाना है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हुए इस देश का नाम ऊपर जाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना एक एक वोट कमल के निशान का बटन दबा करके अपने इस भाई को आशीर्वाद दे देना। बाकी सारी जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ देना। कभी भी आपको किसी किस्म की कोई शिकायत हो, रात के 12 बजे भी आपकी सेवा के लिए हाजिर मिलूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं स्वामी धर्मदेव जी का, जो अपना आशीर्वाद देने के लिए मुझे आए हैं, और मैं अब उनसे निवेदन भी करूंगा कि वो अपना संदेश आपको दें। स्वामी धर्मदेव जी महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय। सारी दुनिया के वाली मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान, हे सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरी राम मेरी घनश्याम, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। अपने गुरुजनों का सिमरण करता हूं। आज महती प्रसन्नता का विषय, बल्कि हाँ
मैं अपनी बात को शुरू करूं, लेकिन मेरा जी चाह रहा है मैं एक काम पहले और कर लूं। 7, 8, 9 अक्टूबर को मैं बाहर हूं। 8 तारीख को मैं बधाई देने यहां उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। 8 तारीख की बधाई आज दे देगा। और इसीलिए काल तो घिन के होण तक 8 तारीख तो खवाण वाली मिठाई गड्डी दे विच छूटे खांदी वधी आई। वो मैं नाल घिन के आया पटोदी चो। वो मिठाई घिना छुअर पहले मैं इन्हें को बधाई देवा मिठाई देवा। ये 8 तारीख के मेरे प्यारे ध्याना जी, बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप विजयी बैठो मेरे प्यारे। ज्यादा समय में नहीं लूंगा, पर 7, 8 ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट पर इससे नीचे समापन करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं प्रारंभ अगर अपनी बात को कर रहा हूं तो उसमें मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, हमारे आदरणीय सम्माननीय बड़ी तेजस्विता जिनकी वाणी में मैं अभी देख रहा था, ये औज, ये शौर्य, ये ऊर्जा इस उम्र में जिनके जीवन में मैं बल्कि वहां सड़क से लेकर के यहां सोच रहा था तो अब भी मेरे दिमाग में आ रहा था कि श्रीमान श्री विनोद भयाना जी आप 60-65 साल के हो या 35 साल के हो। मेरे को ये बात समझ नहीं आई। दूसरी बात, मैं लगभग पूरे हरियाणा में जा रहा हूं। कल भी सोनीपत से लेकर के समालखा, पानीपत, घरौंडा, नीलोखेड़ी, करनाल में मुख्यमंत्री के साथ, सैनी जी के साथ था। रात को 12 बजे फ्री हुआ मैं कुरुक्षेत्र में। आज भी श्रीमान श्री मनोहर लाल जी के साथ में टोहाना से लेकर रतिया से लेकर के आप लोगों के बीच में आगे बढ़ रहा हूं। पर जो बात कहना चाहता था उससे पहले भी पलवल हो, फरीदाबाद हो, चलिए छोड़िए, मैं सबका नाम अब लेना नहीं चाहता। हरियाणा भर में घूम रहा हूं, लेकिन आज बेबाक होकर के बात कहना चाहता हूं, जो करंट मैंने हांसी में आज देखा है मुझे इससे पहले दिखाई दिया। आपके लोगों का उत्साह, आपके लोगों की उमंग, आप लोगों की भावना और वह तरंग हृदय गदगद हुआ। आज श्रीमान श्री विनोद भयाना जी, आपकी जीत तो इन लोगों ने पक्की कर दी। और अब तीसरी बात, ये लाइट, ये सड़कें, ये गलियां, ये विकास, शायद मैं इसकी बात अब ज्यादा नहीं करूंगा। स्वामी धर्मदेव आपके सामने है। हास्य की पावन धरा पर मेरा 10 साल से आना हो रहा है, शायद उससे भी ज्यादा हो गया। बल्कि एक बार श्रीमान श्री हमारे उस समय के मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी मुझे एक बार भेजा था। उनके बेटा यहां कहीं खड़ा हुआ था, हांसी में मैं आया था, यानी 25 साल कम से कम हो गए। और 40 वर्ष स्वामी धर्मदेव को भारतवर्ष में बोलते हुए हो गए। समुद्र पार भी जाकर के अपनी बात करता हूं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता था, स्वामी धर्मदेव को जिन्होंने सुना है उनको पता होगा, राष्ट्रीयता, देश प्रेम, देशभक्ति स्वामी धर्मदेव के रोम रोम में है। मैं भारतीयता की बात करता हूं, राष्ट्रीयता की बात करता हूं, देश के उज्जवल भविष्य की बात करता हूं, अपने भारत के गौरव और इसके सम्मान की बात करता हूं। इसलिए 3-4 मिनट में इसी प्रसंग पर लेना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, हरियाणा के प्यारे से इस शहर, जो ऐतिहासिक नगर हमारा ये हांसी, यहां के निवासियों, वासियों, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, सबको पता है 1947 में देश आजाद हुआ था, लेकिन उससे पहले मैं समझ सकता हूं कि शायद आप में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा होगा जो इस बात से अनभिज्ञ हो
परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई मेरी भारत माता, मेरा ये हिंदुस्तान मादरे चमन, ये भारतवर्ष गुलाम, पराधीन। लेकिन 1857 में सबसे पहले यह स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ होता है। मेरठ में मंगल पांडे की पहली गोली चलती है। उसके बाद स्वाधीनता संग्राम शुरू हो जाता है। 90 साल तक संघर्ष चला था। 90 साल, 1857 से लेकर 1947 तक लाखों लाखों लोगों का हुआ बलिदान। आज भी मैंने कहा श्री मनोहर खट्टर जी के सामने इस बात को, जिसकी वजह से पंजाब को पंजाब कहते हैं, क्योंकि 5 आब हैं, वहां 5 पानी है, 5 नद हैं, 5 दरिया, रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, जिनके किनारों से ये आए, इनके बड़े बूढ़े आए। फांसी में बहुत सारे लोग जो उस क्षेत्र से आए। 5 नदियों का पानी खून से लाल हो गया था। इतना लहू बहा था उस समय। आखिरकार देश को आजादी मिली। और स्वामी धर्मदेव इस प्रसंग को यहीं रोकते हुए केवल अब आधे मिनट में यह कहना चाहता है, फिर 4 मिनट आपसे बात करनी। 1947 में देश को आजादी मिलती है। उससे पहले संग्राम चल रहा था तो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने कहा था कि हे मेरे भारत के लोगों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये उन्होंने नारा दिया। मेरे भारत के शूरमाओं ने, यहां के वीरों ने लहू दिया, खून दिया अपना, और आखिर उन्होंने भी देश को आजादी दी। अभी गुरुद्वारे दर्शन करके आए, मेरे को सरदार जी भी दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहां तो दीवारों में, सिंह भाई, अजीत सिंह भाई, जुझार सिंह, रे 4-4, 5-5 पीढ़ियों ने एक साथ तेग बहादुर हिंद की चादर। स्वामी धर्मदेव पुकार पुकार के कहा करता है, 4 पुत्र वारे, 5वीं मां वारी, 6वां आप वारे, और 7वां 7 बार के कहने तेरा भाना मीठा लागे। इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाले वो लोग, इतना बड़ा बलिदान देने वाले वो लोग, और उसके बाद भी कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे। मैं विनम्रता से कहना चाहता था, देश को आखिर आजादी मिल गई धर्म की बलिवेदी पर, राष्ट्र की बलिवेदी पर बलिदान देने वाले उन लोगों की बदौलत। लेकिन जाते जाते एक बात कह के गए थे मेरे देश के और भारत के और हरियाणा के शूरमाओं, हांसी के वासियों, बड़ी गंभीरता से इस बात को सुन लो। 10 सेकंड में केवल इस बात को पूरा कर दूं। जाते जाते एक बात वो कह के गए थे कि लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। सच कहता हूं, सीना भर जाता है, दर्द से, पीड़ा से जिगर दिल भर जाता है। मैंने जैसे आप लोगों से कहा कि 40-42 वर्षों से भारतवर्ष में बोल रहा हूं, समुद्र पार भी जाकर के अपनी बात को कहता और करता हूं। लेकिन आज से 25 साल पहले, 28 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले मैं बहुत कहा करता था। जब 15 अगस्त का दिन मनाते थे, 26 जनवरी मनाते थे, 15 अगस्त स्वाधीनता दिन, स्वतंत्रता दिवस, लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया जाता था, आजादी का दिन मनाया जाता था। मैं लोगों से पूछा करता था उनके बीच में जाकर के कि आज आजादी का 65वां दिन मना रहे हो, 64वां दिन मना रहे हो, 52वां दिन मना रहे हो, जो भी दिन आता था मैं कहा करता था, क्या इसकी शताब्दी मना पाओगे? क्या आजादी की शताब्दी हम देख पाएंगे? लोगों के पास जवाब नहीं होता था। क्यों? मैं क्यों कहता था इस बात को कि ऐसे ऐसे लोग सत्ता पर काबिज हो गए थे, जो बलिदानियों का लहू उसका निरादर हो रहा था। अरे उनके लहू से लाल यहां की धरती, उनके खून से 5 नदियों का पानी लाल, लेकिन उनके खून का अपमान, देश गुलामी की ओर जा रहा था। फिर तब मैं लोगों से पूछा करता था, क्या इसकी शताब्दी आजादी की मना पाओगे? लोग जवाब नहीं दे पाते थे। पर आज स्वामी धर्मदेव फिर कहना चाहता है, जो 10 सालों से अब कहता आ रहा हूं, 2014 में देश को एक वो रत्न मिला,
ईश्वरीय दूत बनकर के आया है। सच कहता हूं, उसे सामान्य इंसान न समझ लेना, वो ईश्वर का दूत है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी। और आज हम उम्मीद करते हैं कि देश अब सुरक्षित हाथों में है। अरे शताब्दी तो एक क्या, अब आजादी की कई शताब्दियां मनाएंगे, कई शताब्दियां मनाएंगे। मेरा ये भारत स्वतंत्र रहे, मेरा भारत आजाद रहे, और उसके लिए, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली है, सबसे बड़ा लोकतंत्र मेरे भारत का दुनिया में है। यहां लोगों को द्वारा चुन करके नेता आते, और उसके अंदर त्याग हो, उसके अंदर वैराग्य हो, उसके अंदर सेवा का भाव हो। जैसे अभी मैं सुन रहा था श्रीमान श्री विनोद भयाना जी, मैं तो आपको व्यक्तिगत तौर पर पिछले कई वर्षों से जानता हूं। एक तड़प हो, एक दर्द हो, एक लगन हो कि हमारा जीवन, हमारा रोम रोम इस समाज के लिए, प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए, और एक अंदर से आवाज आए, वो आती है आपके हृदय से कि हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन। हमारा जीना मरना अगर होगा तो है मेरे वतन, है मेरे वतन के लोगों, आप लोगों के लिए होगा। ऐसी भावना वाले लोग मेरे इस प्रदेश को, देश को चाहिए। सौभाग्य मेरे हरियाणा प्रदेश का। आपने ठीक कहा। मेरे से 3-4 दिन पहले कुछ पत्रकारों ने पूछा था, क्योंकि पटौदी आश्रम में आज आपको बताऊं मैं, हरियाणा बनने से पहले 1 नवंबर 1966 से पहले जब महापंजाब था, तो उस समय के भी मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो पटौदी में आया करते थे। उसके बाद सब आते रहे हैं हरियाणा बनने के बाद भी। उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप तो भी 47 वर्ष इस लाइन में आए हुए हो गए हैं, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, आपकी नजर में कौन सा मुख्यमंत्री आपकी नजर में श्रेष्ठ है? मैंने नाम लिया, पहला नाम मैंने लिया जिसके दामन पर कोई दाग नहीं है, बेदाग। वो हमारे देश प्रदेश के, जिनको मैं भूतपूर्व नहीं कहता बल्कि अभूतपूर्व, जैसा कोई हुआ नहीं पहले, वो है श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर, जिनके दामन पर कोई दाग नहीं। कमियां पार्टी में भी हो सकती हैं, इंसान में भी हो सकती हैं, पर इस बात को शायद जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। ये भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता, इनकी 2 खूबियां तो कम से कम हैं, कम से कम वो, वैसे तो बहुत है, मैं 2 बता रहा हूं। एक, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति सबसे ज्यादा कूट कूट करके अगर भरी है तो इन लोगों में। दूसरा, हिंदू अगर सुरक्षित है भारत का तो इन लोगों की वजह से। उसके बाद अनेक चीजें। और एक बात बताऊं आपको, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। 3-4 दिन पहले जैसे पत्रकार कई बार घेर लेते हैं, कह लगे स्वामी जी आप तो सबके हो। मैंने कहा बिल्कुल हो। कह लगे स्वामी जी कभी आपको अगर कांग्रेस वाले मंच पर बुलाएं तो क्या आप जाओगे? मैंने कहा हिम्मत उनके अंदर होनी चाहिए, मैं जा सकता हूं, मैं बोलूंगा। मैंने कहा मैं अपनी विचारधारा को, अपनी भावना को, देश प्रेम को, देशभक्ति को, राष्ट्र के गौरव को, राष्ट्र के सम्मान को, गाय की रक्षा को, गंगा की रक्षा को, ये तुलसी, ये गीता, ये सीता, ये मंदिर, ये देवालय, ये शिवालय, इनके निर्माण को, अयोध्या भवन, उसके उत्थान को, और श्री कृष्ण जन्मभूमि बने, उसकी बात मैं उनके मंच पर कहूंगा। अगर हिम्मत हो तो मुझे बुलाएं और मेरी बात को सुने। कोई नहीं बुलाता, क्योंकि उस विचारधारा के हैं ही नहीं। एक ये भारतीय जनता पार्टी क्यों स्वामी धर्मदेव प्रभावित है? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। और वर्तमान में मैं हरियाणा की बात करूं, चुनाव लोकतंत्र का पर्व यहां मनाया जा रहा है। वर्तमान में हमारे वो भी तेजस्वी, कल रात को जब मैं उनके साथ भी था, एक यशस्वी, एक कर्मयोगी के रूप में श्रीमान श्री मनोहर लाल जी ने जो अपना उत्तराधिकारी दिया है, नायब सिंह सैनी के रूप में, बहुत अच्छा इंसान है, वास्तव में बहुत अच्छा इंसान है। हर दिल अजीज, सबको गले लगाने वाला, सबको अपनाने वाला, सबकी बात को सुनने वाला। आज मैं गाड़ी में था, कोई रतिया की समस्या